हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं 2024 में अमेजॉन प्राइम वीडियो पर तमिल में आई हॉरर सुपरनेचुरल वेब सीरीज इंस्पेक्टर ऋषि के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करूंगी। इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट मैंने अपने चैनल पर एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना देरी के चलिए सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। अब छठे एपिसोड की शुरुआत ऋषि की पर्सनल लाइफ से होती है, जहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ऋषि कुछ समय से विजय से दूर दूर रह रहा था, इसीलिए विजय उससे मिलने क्लब आ जाती है। विजय उससे माफ़ी मांगती है और उसे वापस आने को कहती है, लेकिन ऋषि उससे वहाँ से जाने को कहता है क्योंकि ये जगह सेफ नहीं होती। पर विजय बहुत ज़्यादा रोती है और वो उसकी बात नहीं मानती। असल में ऋषि यहाँ पर एक मिशन के तहत आया हुआ होता है, जहाँ उसे एक गैंगस्टर को पकड़ना था, लेकिन एक गलती की वजह से वहाँ पर शूट आउट शुरू हो जाता है। इस शूट आउट में बहुत से लोगों की जान जाती है। शूट आउट देख विजय को ऋषि की फिक्र होती है और वो भी अंदर आ जाती है। ऋषि चिल्लाकर जाने को कहता है, लेकिन इसी बीच उसे गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। और एक गोली यहाँ पर ऋषि की आंख को भी छूकर निकलती है और यही कारण होता है कि ऋषि एक आंख से अंधा होता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ चित्रा अपनी फ्रेंड हीरा को लेने आई होती है। दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। इसी दौरान इमोशन में आकर चित्रा हीरा को केस कर देती है, क्योंकि हीरा वही लड़की होती है जिसे चित्रा पसंद करती होती है। पर यहाँ पे हीरा के मन में ऐसा कुछ नहीं होता और चित्रा की ये हरकत देख के वो शॉक्ड हो जाती है। चित्रा भी रोने लगती है कि उसने ये क्या कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अयनार की भी यमुना से अच्छे से पट नहीं रही होती, इसीलिए वो कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उससे डिवोर्स ले सकती है। इसके बाद हमें सत्या को दिखाया जाता है, जो जंगल में कैद थी और उसके साथी को ढूंढ रहे होते हैं। सत्या ये बात ऋषि को बताता है कि वो दोनों पेट्रोलिंग पर गई थी और शाम को उन्हें स्टेशन पर रिपोर्ट करना था, पर रात हो गई और उन दोनों का कहीं अता पता नहीं। ये सुन ऋषि और अयनार भी कैथी को ढूंढने निकल जाते हैं। वे सब मिलकर कैथी और उसकी साथी को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें कैथी की साथी बेहोश पड़ी मिलती है। वहीं पर उसका फोन भी होता है, जिसमें रिकॉर्डिंग हो रही होती है। ऋषि रिकॉर्डिंग देता है तो उसमें दूसरी गार्ड कैथी को टीज करते हुए कहती होती है कि कैथी को एक आंख वाला इंस्पेक्टर पसंद आने लगा है। तभी वहां पर उन्हें वन्नाची दिखाई दी, जिसे देख के वो लोग भागने लगी। भागते हुए गार्ड बेहोश हो गई और कैथी उसे उठाने की कोशिश करती है कि तभी कैथी को कोई पीछे से घसीटता है। ऋषि और सत्या सभी लोग उसे ढूंढते हुए परेशान हो जाते हैं कि तभी ऋषि को कैथी मिल जाती है, जो कि एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी होती है और उसके ऊपर वो वेब स्पिनर अपना जाला बना रही होती हैं, जो कि ऑलमोस्ट पूरा बना चुकी होती हैं। ऋषि किसी तरह कैथी को होश में लाता है। कैथी बच तो जाती है पर बहुत ज़्यादा डरी होती है। फिर कैथी को गेस्ट हाउस लाया जाता है, जहाँ उसका चेकअप होता है। फिर सबके जाने के बाद ऋषि कैथी से बात करने जाता है। अब क्योंकि अभी तुरंत का केस होता है, इसीलिए ऋषि को लगता है कि कैथी के साथ जो कुछ भी हो वो सही से बता पाएगी। ऋषि के पूछने पर कैथी उसे बताती है कि कैसे उन्हें वन्नाची की आवाज़ सुनाई दी, कैसे वो उसे खींचकर लेके गई, जिससे वो बेहोश हो गई। और फिर पेड़ के पास पड़े कनेर के फूलों के स्मेल से उसे होश आया। होश में आते ही उसने अपने पास एकदम करीब से वन्नाची को देखा, जिसे देख के उसकी रूह तक कांप गई और फिर वो बेहोश हो गई। कैथी की बात सुन ऋषि कहता है कि वो शौक में है और ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर कुछ और होगा। इस पर कैथी कहती है कि वो सच बोल रही है। उसे लगा था कि ऋषि उसकी बात पर यकीन करेगा, क्योंकि वो जानती है कि उसे भी किसी की आत्मा दिखाई देती है और वो जानना चाहती है कि आखिर वो इंसान कौन है। फिर ऋषि अपने और विजय के बारे में बताता है और यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि असल में विजय उसके सीनियर की बेटी थी और एक बहुत अच्छी फोटोग्राफर थी। विजय का नेचर काफी फ्रेंडली था। दोनों एक दूसरे के दोस्त बने और फिर उन्हें प्यार हो गया। इसके बाद उन्होंने सगाई भी कर ली, लेकिन फिर दोनों के रिश्ते में दरार आने लगी, क्योंकि ऋषि की जॉब बहुत ज़रूरी थी और उसका काम अलग टाइप का था, जिसके बारे में वो विजय तक को नहीं बता सकता था। धीरे धीरे विजय का प्यार पॉजिटिव और टॉक्सिक होता चला गया। वो उस पर शक करने लगी। उसे लगा कि ऋषि का किसी और से चक्कर है। छुप छुप के वो ऋषि का मोबाइल चेक करती थी। इसी की वजह से दोनों के बीच आए दिन झगड़े होने लगे। इससे ऋषि की जॉब अफेक्ट होने लगी। ऋषि की जॉब थी ही ऐसी कि वो चाहकर भी विजय को कुछ नहीं बता सकता था और इसी वजह से विजय उससे झगड़ती थी। दोनों के बीच इतना झगड़ा बढ़ गया कि एक दिन विजय ने ऋषि पर हाथ तक उठा दिया। ऐसा करने के बाद विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो डर गई कि कहीं ऋषि उसे छोड़ के ना चला जाए। इसीलिए ऋषि को रोकने के लिए विजय ने अपना हाथ काट लिया और फिर ऐसे ही उस दिन शूट आउट में ऋषि ने विजय को खो दिया। ऋषि विजय से प्यार तो करता ही था, इसीलिए विजय के मरने के बाद भी वो मान नहीं पा रहा था कि विजय उसे छोड़ के जा चुकी है। इसीलिए उसे दिखती थी, पर असल में उसका दर्द और ट्रॉमा है, विजय का अधूरा प्यार है। अब प्रेजेंट में ऋषि कैथी को समझाता है कि हमारा दिमाग हमें वही दिखाता है जिसके बारे में हम सोचते हैं, जबकि असल में वो सच नहीं होता। अब जैसे ही उसे विजय दिखती है, जो कि सच नहीं है, उसी तरह वन्नाची भी सच नहीं है। खैर, यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और गाँव में हम एक लेडी को देखते हैं जिसकी बेटी तुलसी गायब होती है। वो उसे इधर उधर ढूंढती है तो वो उसे घर के बाहर खड़ी मिलती है, जिसके सामने वन्नाची खड़ी होती है। ये देख के वो वहीं बेहोश हो जाती है और यहीं पे छठा एपिसोड खत्म हो जाता है। सातवें एपिसोड की शुरुआत भी तुलसी के परिवार को दिखाते हुए होती है, जहाँ उसका पिता तुलसी की झाड़ फूक करने के लिए एक तांत्रिक को बुला के लाता है। रास्ते में उसे तांत्रिक को
आते कुछ गांव वाले देख लेते हैं। अब तांत्रिक अपनी प्रक्रिया स्टार्ट करता है तो तुलसी वनराची की तरह उसके बनाए घेरे में आने लगती है, लेकिन तभी वही गांव वाले उसके घर आ जाते हैं, उसे रोक देते हैं। फिर तुलसी को पकड़कर गांव के बीच चौराहे पर मारने के लिए ले जाते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि झाड़ फूक से कुछ नहीं होगा, अगर वो बच गई तो पूरे गाँव वालों को मार देगी। लेकिन कुछ लोग गाँव के मुखिया को बुला लाते हैं, जो वहाँ आकर उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुलसी के अंदर कोई वनराची नहीं है, वो बस दिमागी रूप से बीमार है, इसीलिए उसे इलाज की सख्त जरूरत है। ये कहकर वो तुलसी को आजाद करवा लेते हैं, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और इसकी कीमत पूरे गांव वालों को चुकानी होगी। वहीं दूसरी तरफ हीरा भी चित्रा से अपने प्यार का इजहार कर देती है। वो कहती कि अभी तक वो इस बात को एक्सेप्ट करने से डर रही थी, लेकिन अब उसे एहसास हो गया है कि वो भी उससे प्यार करती है। ये सुन चित्रा बहुत खुश होती है। फिर चित्रा जब पुलिस स्टेशन जाती है तो वहाँ पर भी वो हीरा से हंस हंस कर और खुशी से बात कर रही होती है। अब ये बात ऐना नोटिस कर लेता है और उसे पूछता है कि आखिर उसका बॉयफ्रेंड कौन है, पर चित्रा उसे नहीं बताती कि वो किसी लड़के को नहीं बल्कि किसी लड़की को पसंद करती है और वो एक लेस्बियन है। फिर चित्रा को लैब से कॉल आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि जो बाल रतिराम की गाड़ी से मिला था वो मंगई की कॉस्ट्यूम के विग से मैच नहीं हुआ और न ही उसके किसी ड्रेस के पार्ट से। यहाँ तक कि विक्टिम का भी कोई डीएनए टेस्ट नहीं मिला, जिसका मतलब है कि जब मौत हुई तब वो उनके आसपास नहीं थी। तभी मंगई की बेल कराने उसके पेरेंट्स एक लॉयर को लेके आते हैं, तो ऋषि उसे छोड़ देता है क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था, लेकिन वो शहर छोड़कर बाहर नहीं जा सकती। अब मंगई की अपने पेरेंट्स से नहीं बनती होती है, तो वो उनसे बिना बात किए ही अपने घर चली जाती है। इसके बाद ऋषि अपनी टीम के साथ डिस्कशन करते हुए कहता है कि चारों विक्टिम मारे गए तो उनमें कोई ना कोई कॉमन चीज़ ज़रूर होगी, जैसे कि पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ। अब अगर उन्हें केस सॉल्व करना है तो कॉमन फैक्टर तो ढूंढना होगा। आगे ऋषि कहता है कि चारों को मारने की वजह कोई इमोशन तो ज़रूर होगी, जैसे कि बदला, गुस्सा या फिर कुछ और। इस पर अयनार कहता है कि रॉबर्ट को छोड़कर बाकी तीनों यहीं के हैं, तो उसे लगता है कि गुस्से से इन्हें मारा गया होगा। अब चारों के बीच एंगल पता करने के लिए अयनार बाला की वाइफ रानी पर नजर रखता है। अभी रानी के पास एक आदमी आता है जो कहता है कि पुलिस बाला की मौत का केस फिर से ओपन कर रही है। ये सुनो थोड़ी सी परेशान हो जाती है। उसे परेशान होता अयनार देख लेता है। फिर रानी मार्केट के बहाने एक सुरीली नाम के आदमी से मिलती है और उस पर गुस्सा करती है। रानी को उस आदमी से बात करते हुए अयनार देख लेता है, फिर उसका पीछा करते हुए जंगल के अंदर जाता है, जहाँ वो देखता है कि वो लोग जमीन के अंदर से कुछ बॉक्स निकाल कर शिफ्ट कर रहे होते हैं। अब अयनार की टिप मिलते ही सत्ता उस ट्रक को रोकता है, जहाँ ट्रक को खोलने पर पता चलता है कि इन बक्सों के अंदर हाथी के दांत, बाघ की खाल और हिरन के सींग और भी बहुत कुछ है, जिनकी स्मगलिंग की जा रही है और सुरीली पोचिंग के धंधे में है। अब मिले हुए सामान को सत्ता और इरफान पुलिस के वेयर हाउस में ना ले जाके बल्कि कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, जिसके बारे में सिर्फ उन्हें पता होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उनके दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही होती है, जो कि हमें अभी नहीं पता। फिर अब ऋषि सुरीली से पूछताछ करता पूछता है कि वो बाला की वाइफ को कैसे जानता है, क्या वो भी इस धंधे में शामिल है। तो सुरीली कहता है कि नहीं, वो शामिल नहीं है, पर बाला इस धंधे में था, जो जंगल में फल और सब्जियों के बहाने जानवरों के पार्ट्स यहाँ से वहाँ ले जाया करता था। लेकिन अचानक से उसने एक दिन काम छोड़ने का फैसला कर लिया और ऊपर वालों को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने धमकी दी, इसीलिए बाला ने भी पुलिस में इस धंधे के बारे में बताने की धमकी दी। पर फिर अचानक से उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मारा गया। अब उसको किसने मारा, पोचिंग वालों ने या फिर वनराची ने, इस बात का पता आज तक नहीं चला। और रानी को इस बात का पता था, लेकिन उसे अपना बेटा भी पालना था, इसीलिए अगर ये बात सामने आती तो गांव वाले उसे जीने ना देते, इसीलिए रानी को ये सारी बातें छुपानी पड़ी। वो आगे कहता है कि पोचिंग का नेटवर्क बहुत बड़ा है, इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। अब अयनार और चित्रा सारे फैक्ट्स को सामने रखते हुए डिस्कस करते हैं, जिसमें चित्रा कहती है कि पोचर ग्रुप ने ही सारे किलिंग्स किए हैं। चित्रा कहती है कि उसके हिसाब से थ्योरी बनती है कि बाला पोचिंग का काम छोड़ने वाला था और पुलिस के पास जाने वाला था, इसलिए उसे मार दिया गया। रॉबर्ट एक फोटोग्राफर था, उसने शायद उन्हें जंगल में देख लिया होगा, उनकी फोटो ले ली होगी, तो उसको भी मार दिया गया। एकमरम की बात करें तो उसके ट्रक चलते थे, उसके पास परमिट था, उसी के ट्रक से माल यहाँ से वहाँ जाता होगा। और रही बात रतिराम की, तो वो भी कोई क्लाइंट या फिर एजेंट होगा। आगे चित्रा कहती कि जहाँ जहाँ कहती और सेल्वी को वनराची दिखी, वो जगह पोचर्स के ट्रैप की जगह थी, तो वो वनराची का भेष बनाकर लोगों को डराते हैं ताकि उन्हें लगे कि ये मौतें वनराची ने किए हैं, जिससे गांव वालों को वनराची की कहानियों पर यकीन हो जाए और वो डर के कारण जंगल में आए ही ना, उनका काम आसान हो जाए। लेकिन अयनार को इस थ्योरी पर बिलीव नहीं होता। वो कहता है कि वनराची के आने पर अजीब सी आवाज़, स्निफर डॉग्स का डर जाना और भी बहुत कुछ चीज़ें अजीब हैं, जिन्हें एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। मतलब ओवरऑल अयनार कहना चाहता होता है कि कहीं ना कहीं ये काम वनराची का है। ऋषि दोनों की बातें सुन रहा होता है पर कुछ कहता नहीं। फिर ऋषि कैथी से मिलने जाता है, उसका हालचाल पूछते हुए कहता है कि उसे पिछले 5 साल में पोचिंग एक्टिविटी में पकड़े गए क्रिमिनल की लिस्ट चाहिए, तो कैथी उसे लाने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम इरफान को देखते हैं, जो नाइट ड्यूटी के लिए निकलता है। इसके बाद सत्या को उनके वाकी टाकी से इरफान की
हेल्प का मैसेज मिलता है, जो कि क्लियर आवाज में नहीं होती। सत्या फौरन अपनी टीम को लेकर जंगल में उसे ढूंढने जाता है। जंगल में सत्या को इरफान बेहोश की हालत में मिलता है। वो उसे सीपीआर देकर होश में लाता है। तभी हम देखते कि कोई उन दोनों के आसपास है, जो धीरे धीरे उन दोनों के पास आते हैं। इस बात की भनक सत्या को लग जाती है। वो जैसे ही आर्ट को अपने पास आते देखता है, वो फौरन शूट कर देता है और यहीं पर 7वां एपिसोड खत्म हो जाता है। अब 8वें एपिसोड की शुरुआत फॉरेस्ट स्टेशन से होती है, जहां हमें पता चलता है कि सत्या और इरफान रात से मिसिंग है। डीएफओ अपनी टीम के साथ उन दोनों को ढूंढने निकल जाती है। ऋषि और उसकी टीम भी उनके साथ चलने को कहते हैं, पर डीएफओ मना कर देती है। इसीलिए ऋषि अपनी अलग इन्वेस्टिगेशन करता है। वो पोचर्स की जानकारी निकालने लगता है, क्योंकि अगर उनके ग्रुप के बारे में पता चल जाता तो उन्हें कोई लीड मिल सकती थी और हो सकता है कि उन दोनों को उन्हीं पोचर्स ने किडनैप किया है। ऋषि कैथी से पूछता है कि क्या उसे पता है कि जो माल सत्या और इरफान ने जब्त किया था वो कहाँ पर है, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग तो उस माल को पुलिस के वेयर हाउस में होना चाहिए। पर कैथी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। ऋषि समझ जाता है माल के कारण ही वो दोनों टारगेट बने और उन्हें किडनैप किया गया और अभी तक वो लोग मिले नहीं, ये अच्छी बात है। इसे ये समझ में आता है कि वो दोनों के जिंदा होने के चांसेस हैं। सत्या और इरफान के नाम मिलने से उसके फैमिली मेंबर्स भी आ जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अब इसके बाद हमें सत्या और इरफान को दिखाया जाता है, जिन्हें कहीं कैद करके रखा था और काफ़ी मारा गया था। इन दोनों को कैद करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही पोचर आदमी है जिसे हमने पहले भी देखा था। असल में सत्या ने जानबूझकर वो माल गायब किया था ताकि वो इन पोचर्स तक पहुंच सके। वो सत्या को मारते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं, पर सत्या और इरफान उन्हें कुछ भी नहीं बताते। फिर वो पोचर एक छोटे से शेर के बच्चे को लेके आता है, उसे मारकर उसकी स्किन और बाकी सामान को बेचने के लिए रख लेते हैं। सत्या ये देखकर बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, चिल्लाते हुए उन पर गुस्सा करता है, पर वो सत्या की एक नहीं सुनते, उल्टा उसे और मारते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऋषि सुरीली से फिर से पूछताछ करता है, पोचर्स नेटवर्क के लोगों के बारे में पूछता है। इस पर सुरीली कहता है कि नेटवर्क बहुत बड़ा है और वो सिर्फ एक छोटा सा प्यादा है। सुरीली ऋषि को एक राज नाम की टूरिस्ट गाइड के बारे में बताता है, जो कि इस धंधे में है। सभी उसे ढूंढने निकलता है। वो मिल भी जाता है, पर वो उसे पकड़ नहीं पाते, लेकिन लोकल पुलिस उसके ठिकाने का पता लगा लेती है। फिर उसे वो रतिराम के भाई तक पहुंच जाते हैं, जो शहर छोड़ के भाग रहा होता है। वो बताता है कि भाई पोचिंग के धंधे में था और उसके कहने पर वो 1-2 बार पेमेंट भी करने गया है, पर उसे अपने भाई के इस धंधे के बारे में नहीं पता था और जब वो मारा गया तब उसे इस बारे में पता चला, इसीलिए वो डर के मारे भाग रहा था। तभी ऋषि को उस कॉल के बारे में याद आता है, जब इंटरोगेशन के दौरान रतिराम के भाई को आ रहा था। वो फौरन चित्रा को उस कॉल की आखिरी लोकेशन निकालने को कहता है। अब लोकेशन को ट्रैक करते हुए वो लोग एक प्राइवेट एस्टेट तक पहुंचते हैं, जहां पर एक पुरानी बिल्डिंग होती है। उसका मालिक विदेश में रहता होता है, इसीलिए गार्ड उसे अंदर नहीं आने देते। अब सत्या की फेवरेट चिड़िया उसे ढूंढते हुए वहां तक आ गई होती है। वो सत्या के बारे में बताने के लिए बाहर खड़े ऋषि के पास जाती है और ऋषि उसे देख के समझ जाता है कि सत्या और इरफान यहीं पर है। ऋषि और उसकी टीम बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, जहाँ पोचर्स आदमी उस पर हमला कर देते हैं। वो सबको शूट आउट में खत्म कर देते हैं, पर लीडर बच के भाग जाता है। अब वो लोग सत्या को तो आजाद कर लेते हैं, पर इरफान मारा जाता है। इरफान के जाने से उसकी फैमिली में मातम फैल जाता है, तो वहीं सत्या भी बहुत ज्यादा दुखी होता है और पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि इरफान उसके लिए बड़े भाई के समान था। सत्या को इस हालत में देख ऋषि उसे संभालता है। इसी दौरान यमुना भी एनआर के पास आती है, उसे माफ कर देती है। दोनों के रिश्ते अब सुधर चुके होते हैं। अपने मन की शांति के लिए कैथी मदर लियाना से मिलने जाती है, तो वहीं चित्रा भी हीरा से मिलने जाती है, क्योंकि बहुत दिन से चित्रा की हीरा से बात नहीं होती। अब हीरा के यहाँ जाने पर चित्रा को शॉक लगता है। एक्चुअली आज हीरा की शादी होती है। हीरा बताती है कि उसे प्यार करती है और एक लेस्बियन है। ये बात उसके पेरेंट्स को पता चल गई है, इसीलिए वो उसकी शादी करवा रहे हैं और वो इसके अगेंस्ट नहीं जा सकती, क्योंकि अभी समाज में इसे सब बीमारी की तरह देखते हैं और जो ऐसा करता है उन्हें या तो मार दिया जाता है या फिर इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो खुद को ही खत्म कर लेते हैं और वो अपनी जिंदगी इस डर के साथ नहीं जी सकती। चित्रा इस बात को मान लेती है और वहां से चली जाती है। वहीं कैथी को दिखाया जाता है, जो चर्च जाने के लिए तैयार होकर निकलती है। वो ऋषि से साथ चलने को कहती है, तो ऋषि भी साथ चल देता है। चर्च में कैथी ऋषि से पूछती है ये क्या उसे यहाँ विजी दिखाई दे रही है। इस पर ऋषि कहता है कि आजकल वो उसे नहीं दिखाई देती। ऋषि को देख के ये समझ आता है कि वो कैथी के करीब आ रहा है और कैथी भी उसे पसंद करती है। अब ऋषि के ऑफिसर्स उस पर गुस्सा करते हुए उससे सवाल जवाब करते हैं कि उसे इस केस के अंदर कोई लीड मिली या नहीं। इस पर वो कहता है कि वनराची मर्डर्स में पोचिंग ग्रुप वालों का हाथ नहीं है, दोनों का मोटिव बिल्कुल अलग अलग है। उसके कुछ सस्पेक्ट्स हैं जिनकी असलियत बाहर लाने के लिए उसे कुछ टाइम और चाहिए होगा
ऑफिसर्स टाइम तो देते हैं पर साथ ही उसके ऊपर सवाल उठाते हैं कि वो इस केस के लिए सही व्यक्ति है भी या नहीं। अब ऋषि जब अपने रूम में होता है तो वो रॉबर्ट्स की फोटोज चेक कर रहा होता है, जहाँ उसे बकरियों पर लगे लेवल से सलवम के बारे में पता चलता है और उसे पूछने उसके पास जाता है। सलवम उसे बताता है कि रॉबर्ट्स असल में बकरियों और रेबिट्स का यूज जानवरों को लालच देने के लिए करता था, ताकि जानवर आए और उन्हें खाएं तो वो उनकी फोटोज ले सके। लेकिन फिर वो इन बकरियों और रेबिट्स को इंजेक्शन लगवाने लगा ताकि जानवर धीरे धीरे खाएं और उसकी फोटोज अच्छी आए। लेकिन ज्यादा नशे की वजह से वो जानवर भी खत्म हो जाते थे, पर रॉबर्ट को इस चीज का जरा सा भी दुख नहीं होता था। वो जंगल के खिलाफ पाप कर रहा था, तो शायद इसीलिए वनराची ने उसे मार डाला होगा। इसके बाद से वो खुद अपने और अपने परिवार के लिए वनराची से माफी मांग रहा है। अब रात में जब ऋषि अपने कमरे में सो रहा होता है तो अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। वो कमरे के दरवाजे पर ढेर सारे वही हरे रंग के वेब स्पिनर्स देखता है जो अपना कुकुन बना रहे थे। वे बाहर आने पर उसे वनराची दिखाई देती है जो जंगल के अंदर चली जाती है। उसकी असलियत जानने के लिए ऋषि भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और यहीं पर एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। अब 9वें एपिसोड की शुरुआत भी ऋषि से होती है, जहाँ वो वनराची का पीछा करते हुए जंगल में आ पहुंचता है, लेकिन वनराची उसके सामने ना आके इधर उधर दिखती है। माहौल बहुत ज्यादा डरावना होता जा रहा था। फिर ऋषि उस पेड़ तक जा पहुंचता है जहाँ वनराची रहती है और इसी पेड़ से हमने वनराची को निकलते भी देखा था। यहाँ आसपास कनेर के फूल के पेड़ भी लगे होते हैं जिनकी स्मेल से वो बेसुध सा होने लगता है और अब वनराची उसके बिल्कुल करीब आ जाती है। पर तब तक ऋषि बेहोश हो जाता है। फिर अगले दिन जब ऋषि को होश आता है तो वो गेस्ट हाउस के पास ही पड़ा होता है और उसके आसपास कनेर के फूल पड़े होते हैं। अब हम एनआर को देखते हैं जो यमुना के साथ नए घर को देखने आया होता है, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि वो यमुना से अलग नहीं होगा। अब चूंकि उसकी फैमिली यमुना के लिए नहीं मानने वाली थी, इसीलिए एनआर यमुना के साथ एक अलग घर में रहने वाला था। अब शाम को एनआर चित्रा एक क्लब में मिलते हैं। चित्रा बताती है कि एकमरम के सीक्रेट फोन से कुछ मैसेज उसकी पीए वसंती को भेजे गए थे, जिनमें किसी न्यूज पोर्टल मीडिया को काफी भारी मात्रा में पेमेंट की गई थी। अब क्लब में ही वसंती होती है तो चित्रा उससे सच उगलवाने के लिए उसके साथ फ्लर्ट करती है और ऐसा करते आयनआर देख लेता है और समझ जाता है कि चित्रा लेस्बियन है। इससे वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है और बिना बताए क्लब से बाहर आ जाता है। आयनआर के बदले व्यवहार को देख चित्रा समझ जाती है कि वो उसकी असलियत जान गया है, इसीलिए चित्रा भी उसे सच बता देती है। पर आयनआर उससे दूरी बनाने की कोशिश करता है। उसका ऐसा बिहेवियर देख चित्रा को बहुत बुरा लगता है। चित्रा को दुखी देख आयनआर कहता है कि वो बचपन से एक कंजर्वेटिव फैमिली में पला बड़ा है, इसीलिए उसकी सोच थोड़ी ओल्ड है, पर वो अपनी सोच को बदलने की कोशिश करेगा। वो आज भी उसका वैसा ही दोस्त है जैसे कि पहले था। अब रात में चित्रा और आयनआर ऋषि के साथ होते हैं और डिस्कस करते हुए कहते हैं कि रॉबर्ट और एकमरम का तो कोचिंग से कोई लेना देना ही नहीं था, लेकिन एकमरम ने जब जंगल के बीच से रोड बनाने का काम लिया तो उसने कई पेड़ काट डाले। उससे पहले उसने न्यूज मीडिया, पॉलिटिशियन और फॉरेस्ट ऑफिसर को खरीद लिया ताकि ये बात किसी तक ना पहुंच पाए। कहता है कि इन विक्टिम्स में एक बात कॉमन है कि उन्होंने किसी न किसी तरह से जंगल और जानवरों को हर्ट किया है, उनको नुकसान पहुंचाया है। खैर इसके बाद हमें उसी पोचिंग लीडर को दिखाया जाता है जो जंगल की किसी गुफा में छुपा होता है और उसके अंकल उसके लिए खाना लेके आते हैं। साथ ही उसे बताते हैं कि उसका एक आदमी कल उसे यहाँ से निकाल ले जाएगा। तभी हम ऋषि को देखते हैं जो सत्या से मिलने जाता है। वो सत्या से कहते हैं कि हर बार उसे उसके केस में कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन मिल जाता है और वो सॉल्व कर लेता है, पर इस बार ये केस पूरी तरह से अजीब है और ये उसकी सोच को चुनौती दे रहा है। तभी दोनों को खबर मिलती है और वो जंगल में जाते हैं, जहाँ देखते हैं कि पेड़ पर बाकी विक्टिम की तरह उस लीडर की भी लाश लटकी है। अंकल से पूछने पर वो बताते हैं कि वो रात में जब उसे खाना देकर लौट रहा था तभी उसे वनराची की आवाज़ सुनाई दी और उसकी एक झलक भी देखी, जिससे डर के वो भाग गया और अगले दिन शेखर इस हालत में मिला। अब गुफा की बात सुन ऋषि सत्या और अपनी टीम के साथ उस गुफा तक जाता है। सत्या बताता है कि ये कई मीलों तक लंबी फैली गुफा है और यहाँ पर कभी कोई नहीं आता, इसीलिए उन्हें मैप लाना होगा। ऋषि कहता है कि देर होने पर क्राइम सीन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, इसीलिए वो लोग अंदर जाने लगते हैं, लेकिन चित्रा को डर लगता है। अब चित्रा को डर तो लगता है लेकिन वो बाहर अकेले भी नहीं रह सकती, इसीलिए वो भी उनके साथ अंदर आ जाती है। थोड़ा अंदर और जाने पर गुफा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, तो आयनआर सत्या के साथ पहली गुफा में जाता है जहाँ उन्हें वो वेब स्पिनर्स मिलती हैं जो एक पेड़ में रहती होती हैं। वहीं दूसरी ओर ऋषि चित्रा के साथ जाता है जहाँ उसे गुफा में पेंटिंग मिलती है और ये पेंटिंग सेम टू सेम वैसी ही होती है जिसे हमने एपिसोड 1 की शुरुआत में देखा था। साथ ही ऋषि को वनराची की मूर्ति भी मिल जाती है। अब चित्रा डर तो रही होती है कि तभी उसे गांव के उन लोगों के भूत दिखाई देने लगते हैं जिन्होंने आग में जल के अपनी जान दी थी। ये देख के वो बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है और भागने लगती है, लेकिन ऋषि को कोई नहीं दिखाई देता। वो चित्रा के पीछे पीछे भागते हुए उस कुएं में गिर जाता है जिसमें एपिसोड 1 में गाँव के सभी ट्राइबल लोगों ने कूद कर अपनी जान दे दी थी। यहाँ पर उसे उन लोगों की राख और हड्डियां मिलती हैं। अब तक आयना और सत्या भी वहाँ पहुंच जाती
जाते हैं। इसके बाद सभी थान काडू के पुराने डीएफओ से मिलने जाते हैं, जो कि बताते हैं कि उस समय सरकार ने आदिवासियों के रिलोकेशन के लिए एक कानून लागू किया था, लेकिन सदियों से रहने वाले यहाँ के कानागारा आदिवासियों ने इस जंगल को छोड़ने से मना कर दिया। उनको कई बार समझाया गया, ऑफिशियल नोटिस भी भेजी गई, लेकिन वो लोग अपनी जिद पर अड़े रहे। फिर उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया, पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। तब उन लोगों ने गुफा में जाके पूजा कर सामूहिक सुसाइड कर लिया। अब जब गांव खाली मिला तो उन सबको ढूंढा गया। फिर वो लोग उस गुफा तक पहुंचे, पर तब तक देर हो चुकी थी, और जब उनके शवों को वहां से निकालने की कोशिश करी गई तो वहां की टॉक्सिक वाइट डस्ट से लोगों को हेलुसिनेशन होने लगा। उन्हें जले हुए भूत दिखाई देते थे, और इसी की वजह से उस गुफा से उनकी बॉडी कभी नहीं निकाली गई। अब इसके बाद वो लोग गांव के मुखिया कालिया पेरूमल से मिलते हैं, जो उस समय उन ट्राइब लोगों के साथ धरने में शामिल था। वो बताता है कि कानागार लोग जंगल को ही अपना घर मानते थे, पेड़ों की पूजा करते थे, कि बच्चों की तरह देखभाल और सेवा करते थे और जानवरों का ख्याल रखते थे। लेकिन यहाँ पर सरकार माइनिंग प्रोजेक्ट लाने वाली थी, जिससे पूरा जंगल तबाह हो जाता, और वो इसे रोकना चाहते थे। सारे हथकंडे अपनाने के बाद जब कुछ भी काम नहीं आया तो उन लोगों ने खुद को खत्म कर लिया। इस तरह सामूहिक सुसाइड एक बड़ी न्यूज बन गई और माइनिंग प्रोजेक्ट रुक गया। अब ऋषि ऐना और चित्रा से बात करता है। चित्रा को परेशान देख उससे कहता है कि उसने टॉक्सिक डस्ट इनहेल कर लिया था, और ये बात उसे उसकी आंखों को देख के पता चल गया था। इस पर चित्रा कहती है कि वो उन ट्राइब्स के बारे में कुछ नहीं जानती, तो फिर उसे वो क्यों दिखे। अब एनआर कहता है कि दुनिया भर में सामूहिक सुसाइड वाले जितने भी केसेस हुए उनमें धार्मिक आस्था वाला एंगल मिला, में तो रिचुअल्स भी देखने को मिले हैं, और कानागार का केस भी बिल्कुल वैसा ही है। उस दिन उन ट्राइब्स ने पूजा नहीं की थी, बल्कि रिचुअल किया था वनराची को बुलाने के लिए, ताकि वो धरती पर वापस आ जाए और जंगल को बचा ले। वे तीनों मंगई का वनराची थीम ड्रामा डांस देखने जाते हैं। ये डांस पूरा वनराची को डेडिकेटेड होता है। फिर ऋषि कैथी से मिलने अनाथालय जाता है, क्योंकि उसका आज बर्थडे होता है। दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। फिर गेस्ट हाउस वापस आने पर कैथी उससे अपने प्यार का इजहार कर देती है। विजी के जाने से ऋषि टूट गया था, लेकिन कैथी को देख वो थोड़ा सा हील होने लगा, और उसे भी कैथी से प्यार होता है, और ये बात वो कैथी को बता देता है। वे दोनों किस करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर हलचल शुरू हो जाती है। लाइट फ्लक्चुएट होने लगती है। दोनों गेस्ट हाउस के अंदर देखने जाते हैं तो ऋषि को शॉकिंगली एक रूम में प्रेजेंट डीएफओ मलिका की कोकून में लिपटी हुई लाश मिलती है, जिसके साथ एपिसोड 9 यहीं खत्म हो जाता है। अब 10वें एपिसोड की शुरुआत सत्या से होती है, जो खुद को वनराची वाली गुफा में पाता है, जहां भूत उसे कुछ पिलाते हैं, जिससे वो बिल्कुल स्थिर सा हो जाता है, और कुएं से निकलकर वनराची उसकी तरफ बढ़ने लगती है। इससे डर कर उसकी नींद खुल जाती है, मतलब कि ये सपना था ना कि हकीकत। फिर वो मलिका के क्राइम सीन पर पहुंचता है। अब ऋषि जब अपने केबिन में बैठा होता है तभी उसे उसी एक्सपर्ट का कॉल आता है, जो बताता है कि सभी लिविंग बींग्स जैसे कि इंसान, जानवर, पेड़ और इंसेक्ट से एक प्रकार का केमिकल निकलता है, जिसको फेरोमोन कहा जाता है, जो कि इंसेक्ट्स में मोस्टली पाया जाता है, जिससे वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं। तो जहाँ जहाँ इन फेरोमोन को छिड़का जाएगा वहाँ वहाँ ये वेब स्पिनर्स आकर्षित होकर जल्दी जल्दी अपना जाला बुन देंगे। एक्सपर्ट एक डेमो दे के भी दिखाता है। अब ऋषि को सोचते हुए अकेले ही उस गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर जाने पर उसे वही पेंटिंग्स मिलती है, जिसको वो पिक्चर ले लेता है। फिर उसे वहाँ पर से एक छोटी सी गुफा मिलती है, जिसके रास्ते से जाने पर वो वेब स्पिनर वाली गुफा तक पहुँचता है। वहाँ पहुँचने पर वो थक जाता है, और फिर से उसे वहाँ विजी दिखाई देती है, जिससे वो कहता है कि वो नहीं जानता कि असल में वो यहाँ पर है या फिर वो उसके भूत से बात कर रहा है, लेकिन उस दिन उसे वहाँ पर नहीं आना चाहिए था, वरना आज वो जिंदा होती और एक अच्छी लाइफ जी रही होती। उसे उस पर गुस्सा आता है, पर उसे कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा। उन दोनों की लड़ाइयाँ होने के बावजूद भी उसके पास उन दोनों की बहुत अच्छी यादें हैं, जिसे वो हर रोज मिस करता है। लेकिन अब उसे जाना होगा, उसे आज़ाद करना चाहता है, और ये कहते हुए विजी वहाँ से चली जाती है। तभी ऋषि को वहाँ पर एक रोशनी दिखाई देती है, जो ऊपर साइड से आ रही होती है। उस रोशनी को फॉलो करते हुए उस पेड़ के थ्रू उस गुफा से बाहर आ जाता है। खैर ऋषि उन पिक्चर्स को यमुना को दिखाता है, जिसे उसने गुफा के अंदर ली थी। यमुना कहती है कि ये कानागार के खास जड़ी बूटियों के पेड़ है, जिन्हें सिर्फ वही जानते थे, और उन्हें ही पता था कि ये कहाँ पर मिलती है। बाकी फोटोज में उन जड़ी बूटियों से दवाई बनाने की विधि लिखी गई है, लेकिन ये कानागार की लोकल लैंग्वेज है, जिसे किसी के लिए पढ़ना आसान नहीं। अब ऋषि कहता है कि हर क्राइम में 3 सवाल होते हैं, क्यों, कैसे और कौन। अब क्यों का जवाब उनके पास है कि जो भी मारे गए वो किसी न किसी तरह जंगल को नुकसान पहुंचा रहे थे। फिर कैसे की बात करें तो उस दिन कुछ कानागार बच गए थे, यानी कि उस रिचुअल के वक्त, और वो लोग उस पेड़ के जरिए उस गुफा से बाहर आ गए थे, जिससे ऋषि बाहर आया था। तो वही लोग उन जड़ी बूटियों से दवाई बनाकर विक्टिम को पैरालाइज करते हैं, जिससे उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है। फिर वो उस पेड़ की जड़ से फेरोमोन बनाकर डेड बॉडी पर छिड़क देते हैं, जिससे वेब स्पिनर्स उसे आकर्षित होकर जाल बुनकर जल्दी जल्दी कुकुन बना देती हैं। और रही बात कौन की, तो जो लोग उस गुफा से बच के निकल गए थे वही ये मर्डर्स कर रहे हैं, यानी कि ओवरऑल कोई भी
भी वनराची नहीं है। एक बार फिर से माइनिंग का काम शुरू हो जाता है, जिसे 20 साल पहले रोका गया था और आज से वहाँ पर काम शुरू होने वाला होता है। तो सभी लेबर पहुंच चुके होते हैं। एक बार फिर से जंगल खतरे में होता है, इसीलिए उससे बचाने वहाँ वनराची भी आ जाती है। माइनिंग के अंदर वो लेबर्स को हॉर्न करती है, साथ ही वहाँ ब्लास्ट भी करती है, जिससे सभी लेबर्स वहाँ पर कैद हो जाते हैं और कुछ तो जख्मी भी हो जाते हैं। पर तभी वहाँ ऋषि ऐन और चित्रा के साथ पहुँच जाता है और बंद रास्ते को खोलने में जुट जाते हैं और ऋषि दूसरा रास्ता खोजने चला जाता है। अब उसे वनराची दिखाई देती है और कोई उस पर पैरालाइज करने वाला वही केमिकल डाल देता है। ऋषि पहले ही जान गया था कि उस दिन गुफा से निकलने वाले कुछ बच्चे थे, जो आज के समय में फिलहाल 21 से 35 की उम्र के होंगे और वो सब उसके सामने हैं, पर वो कौन हो सकते हैं? तो इसी सवाल के जवाब के साथ यहाँ पर खुलते हैं दोस्तों इस राज के असली पत्ते। यहाँ पर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस दिन कुछ बच्चे डर गए थे और उसी पेड़ के रास्ते गुफा से बाहर आ गए थे। फिर जब मुखिया कालिया पेरुमल को पता चला तो उन्होंने उनका सर सबसे छुपा लिया और उन्हें अनाथ आश्रम में डाल दिया। अगर उनका सच सामने आता तो कानागार के लोगों का सेक्रीफाइस व्यर्थ चला जाता। उन बच्चों को धीरे धीरे अलग अलग परिवारों ने अडॉप्ट कर लिया और खुद मुखिया ने भी एक बच्ची को गोद लिया और वो कोई और नहीं बल्कि मंगई थी। अब सबसे बड़ा बच्चा एक दिन इरफान और उसके साथी की जान बचाता है। बाद में इरफान का साथी उसे अडॉप्ट कर लेता है। अब वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि सत्या होता है। सत्या भी एक फॉरेस्ट ऑफिसर बनता है और जब उसे पता चलता है कि डीएफओ मलिका से जंगल को नुकसान हो रहा है तो वो वापस थायनकांडू आता है और अपने उन्हीं भाई बहनों को इकट्ठा करता है जो उस दिन उसके साथ बच गए थे। फिर उन्हें इकट्ठा कर वनराची की कहानी गढ़ते हुए पूरी प्लानिंग के साथ अपना बदला शुरू करता है। सत्या और मंगई के अलावा बचे हुए बच्चे होते हैं कैथी, अब्दुल, तुलसी, थंगरासु यानी कि वही रतिराम का भाई। ये टोटल 6 होते हैं जो मिलकर सारे किलिंग कर रहे होते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ऋषि को उनके खुफिया ठिकाने के बारे में पता चल गया था, जहां वो अलग अलग प्रकार के जड़ी बूटियां गैस सिलेंडर्स रखते थे। यहाँ एक सिलेंडर मिसिंग होता है। ये देख ऋषि समझ जाता है कि आज माइनिंग के सारे लोगों को मारने का प्लान है, क्योंकि ये सब कुछ माइनिंग से शुरू हुआ था तो वहीं से खत्म हो गया। खैर ऋषि सत्या को समझाता है कि वो बेकसूरों को ना मारे, ये गलत है, इसको रोकने के और भी तरीके हैं। संगीता उसके बच्चे के साथ जो कुछ भी है वो ये डिजर्व नहीं करती थी, पर सत्या को इस बात का जरा भी अफसोस नहीं होता। वो कहता है कि ये तो उसकी किस्मत थी, वो तो बस वनराची का डर लाना चाहते थे। फिर सत्या ऋषि पर वही केमिकल डाल उन वेब स्पिनर्स को उस पर छोड़ देता है और लेबर्स को मारने चला जाता है। यहाँ पर फिर से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यमुना को उन जड़ी बूटियों में से उन वेब स्पिनर्स का एंटीडोट मिल जाता है। वो उन तीनों को दे देती है कि अगर पॉइजन से हार्ट रुक भी जाए तो ये जड़ी बूटी उसे फिर से स्टार्ट कर देगी। यमुना के एंटीडोट से ऋषि की जान बच जाती है। फिर वो उन लोगों को रोकने जाता है। दोनों तरफ शूट आउट होने लगता है, जिससे अब्दुल और सत्या मारे जाते हैं। ऋषि को सत्या की मौत से बहुत दुख होता है। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है और सारे वर्कर्स को रेस्क्यू कर लेती है और बाकी लोगों को जेल भेज दिया जाता है। इसके बाद ऋषि ऐना, चित्रा और यमुना से बात करते हुए कहता है कि सत्या की पोस्टिंग थायनकार्डू में 4 साल पहले हुई थी, पर बाला तो उससे 1 साल पहले मारा गया था, तो क्या उसे रियल वनराची ने ही मारा है? इस बात पर कोई यकीन नहीं करता, लेकिन ऋषि यहाँ पर सच जानता होता है और वो ऐसे कि जिस रात वो पेड़ के सामने गया था उस रात वो रियल वनराची से मिला था। दरअसल वनराची इसी जंगल में रहती होती है और वो बुरे लोगों को मारने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले सत्या उसकी टीम ने ये काम शुरू कर दिया, तो अब जंगल को वनराची ही बुरे लोगों से बचाएगी। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सीरीज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।